हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो कल पेपर होने वाला है डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियोस काफ़ी प्रोवाइड करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लें। और यदि आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक ये जो आपका रिवीजन वाला वीडियो है, रिवीजन क्लास, ये ज़रूर आप कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं। सबसे पहले जो आपका टाइटल है डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन, तो पहले तो डेयरी केमिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेयरी केमिस्ट्री वाले चैप्टर से हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे मिल्क के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। मिल्क के बारे में यदि हम थोड़ी सी बात करें तो देखिए, मिल्क जो होता है, पहले चलिए खीस के बारे में बात कर लेते हैं। खीस के बारे में, ठीक है। खीस कैसा होता है? गाढ़ा, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। यह खीस के भौतिक गुण हो गए। क्या हो गए? खीस के भौतिक गुण गाढ़ा, लसलसा, चिपचिपा तथा तरल पदार्थ होता है। खीस का रंग पीला होता है। खीस का रंग पीला होता है कैरोटीन पिगमेंट के कारण। कैरोटीन पिगमेंट के कारण खीस का रंग पीला होता है। विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी होता है, जिसका स्वाद नमकीन होता है। अम्लीयता, जिसमें जो कि अम्लीय होता है और जिसमें अम्लीयता 0.42% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.42% अम्लीयता पाई जाती है। कोगुलेट यानी कि खीस जो है वह फट जाता है। क्यों फट जाता है? ड्यू टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, यानी कि खीस में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता होती है। क्या होती है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की अधिकता होती है। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में जो है वे प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? वे प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद खीस का अपेक्षित घनत्व 1.060 से 1.065 तक होता है। कितना होता है? 1.060 से 1.065 तक होता है। बात करते हैं मिल्क के बारे में। तो जो आपका मिल्क होता है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। केसिन प्रोटीन पाई जाती है जो कि कोलॉइडल के रूप में होती है। प्रोटीन हमेशा कोलॉइडल के रूप में होती है। हमने आपको पहले ही बताया था, पीसी से आप रख लेना। प्रोटीन कोलॉइडल के रूप में होती है और आपके फैट होती है वह इमल्सन के रूप में होती है। उसे आप FE करके याद कर लेना। इस प्रकार से हमने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो प्रोटीन होती है वह काऊ में लगभग 3.4% पाई जाती है और आपकी बफेलो में 4% तक पाई जाती है। बफेलो में 4% और काऊ में 3.4% तक पाई जाती है। फैट के बारे में यदि हम बात करें तो फैट जो है इमल्सन के फॉर्म में पाई जाती है। देखो लिखा भी हुआ है, इमल्सन के फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मिल्क का जो कलर होता है वह वाइट ड्यू टू केसिन के कारण होता है। केसिन के कारण वाइट होता है इन बफेलो, बफेलो में। ठीक है, अब जो आपका गाय का दूध होता है वह ड्यू टू कैरोटीन के कारण कुछ पीला लिए हुए होता है भैंस के दूध की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर किसके कारण होता है? वह होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? वह होता है कैरोटीन के कारण होता है, जिसमें फ्लेवर फ्लेवर होता है। तो फ्लेवर क्या का मतलब होता है? जिसमें स्मेल और टेस्ट दोनों आते हों उसे कहते हैं हम फ्लेवर। ऐसा कोई पदार्थ जिसमें स्मेल और टेस्ट दोनों हो उसे हम कहते हैं फ्लेवर। तो इसमें जो आपका स्मेल आती है दूध में वह आती है फैट, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड्स के कारण। किसके कारण स्मेल आती है? फैट, फैटी एसिड और फॉस्फोलिपिड्स के कारण। जबकि टेस्ट होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण, जो कि कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, मीठा होता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा होती है जिसको तोड़ने पर हमें ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का और दूसरा अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका टेस्ट होता है वह जो है साल्टी होता है ब्यात के अंत में। जब ब्यात हो जाता है उसके लास्ट में, लास्ट वाले जब हम दूध को धोते हैं लास्ट के महीनों में, तो थोड़ा सा साल्टी हो जाता है, मतलब थोड़ा नमकीन लगता है। किसके कारण? ड्यू टू क्लोरोसिस के कारण, क्लोराइड्स के कारण। किसके कारण? क्लोराइड्स के कारण क्या लगता है? थोड़ा सा नमकीन सा लगता है। उसके बाद कुछ थोड़ी सी हम ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लैक ऑफ एलिमेंट। दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? तो आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। हाईएस्ट अमाउंट इन मिल्क के कौन से तत्व की होती है? तो फास्फोरस और कैल्शियम तत्व पाया जाता है दूध में अधिक मात्रा में और कमी होती है आयरन की। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन, तो विटामिन सी की कमी पाई जाती है। और हाईएस्ट अमाउंट इन मिल्क में विटामिन ए की अधिकता होती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से विटामिन की अधिकता होती है। तो विटामिन ए की अधिकता होती है।
कौन से विटामिन कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। कौन से तत्व की कमी होती है? तो Fe तत्व की कमी होती है। और कौन से तत्व की अधिकता होती है? तो फास्फोरस एंड कैल्शियम की अधिकता होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका शुगर एंड मिनरल्स होते हैं यह आपके सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। जो भी आपका शुगर और मिनरल्स होते हैं दुग्ध में, वह आपके सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे फैट के बारे में यदि हम बात करें तो आपका फैट जो होता है वह काऊ और बफेलो में अलग अलग होता है। तो जो काऊ में फैट होता है वह 4.9% होता है और बफेलो में 6.6% होता है। कितना होता है? 4.9% और बफेलो में 6.6% होता है। उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन है वह इंडिया में फर्स्ट स्थान पर है। इंडिया का फर्स्ट स्थान है और आपका यूपी का भी पहला स्थान आता है। इंडिया में यदि हम बात करें तो यूपी में पहला स्थान है और विश्व में यदि हम बात करें तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान आता है। बात कर लेते हैं अमूल के बारे में। अमूल आपने सुना होगा, अमूल डेयरी, इसका पूर्ण नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई। जिसके पहले जो है संचालक थे या संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल ने करवाई थी। किसने करवाई थी? त्रिभुवन दास पटेल ने करवाई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ बात और कर लेते हैं। जैसे जैसे आपका आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी दूध की कितनी होती है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि अपेक्षिक घनत्व काऊ का होता है 1.028 से 1.030 और आपका बफेलो का होता है 1.030 से 1.032 तक होता है। उसके बाद मीज़रमेंट हम किससे करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीज़रमेंट करते हैं लैक्टोमीटर से। किससे करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। लैक्टोज की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह होती है 1.66 और प्रोटीन की होती है 1.34, मिनरल्स की होती है 4.12, फैट की होती है 0.93, वाटर की होती है 1 और आपके पॉन्ड वाटर की होती है एग्जैक्टली मिल्क के समान 1.028 से 1.032 तक होती है। ठीक है, तो इन यहाँ से लगभग आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा, तो इसे क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पूछा जाता है। फॉर्मूला होता है 1+CLR/1000। कितना होता है? 1+CLR/1000 होता है, जहाँ Sg बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी और CLR बराबर करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। दूध दोहने के पश्चात कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है? रैकनेगल प्रोसेस के कारण बढ़ जाता है। किसके कारण? रैकनेगल प्रोसेस के कारण बढ़ जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इक्विपमेंट इसके लिए हार्ट वेट क्राइस्कोप की आवश्यकता होती है। फ्रीजिंग पॉइंट को ज्ञात करने के लिए कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है? हार्ट वेट क्राइस्कोप की आवश्यकता होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पेसिफिक हीट आपकी 0.93 होती है। सरफेस टेंशन आपका 40 से 60 डायन प्रति सेंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.05 mm यानी कि मिलीमोल होती है। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बराबर 1/r। ठीक है, उसके बाद विस्कोसिटी होती है इसकी 1.5 से 2 सेंटीपोइज। ठीक है, और जिसकी हम माप करते हैं विस्कोमीटर के द्वारा। एसिडिटी होती है 0.14 जिसकी माप करते हैं पीएच मीटर के द्वारा और पीएच मीटर 6.6 से यदि अधिक है, पीएच यदि किसी दूध का 6.6 से अधिक है तो समझ लीजिए कि उसमें जो है मैस्टाइटिस मिल्क मिला हुआ है, और यदि 6.6 से कम है तो समझ लीजिए कि खीस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? खीस मिला हुआ है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वह आपकी 1.35 होती है। कितनी होती है? 1.35 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और इक्विपमेंट ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर होता है। क्या होता है? ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर होता है। उसके बाद
बफर वैल्यू के बारे में यदि हम बात करें तो 0.018 होती है, कितनी होती है? 0.018 इसकी बफर वैल्यू होती है। उसके बाद बात करते हैं PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1976। क्या 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें दूध में फैट, जिसके अनुसार दूध में कुल फैट 3.5% होनी चाहिए और SNF 1.5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.5% फैट होनी चाहिए और SNF 1.5% होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद होल मिल्क के बारे में यदि हम बात करें तो आपका टोटल जो पूरा का पूरा मिल्क होता है उसमें उसमें जो आपका गाय है, जैसे गाय, तो गाय के मिल्क में फैट की मात्रा 3.5% होनी चाहिए और SNF 8.5%। बफेलो में आपका बफेलो मिल्क में फैट 6% और SNF की मात्रा 9% होनी चाहिए या होती है। ठीक है। मानकीकृत दूध जैसे स्टैंडर्ड मिल्क की बात करें, हम स्टैंडर्ड मिल्क की बात करें तो उसमें फैट 4.5% होती है और SNF 8.5% होता है। टोन्ड मिल्क में 3% फैट होता है और आपका SNF 8.5% होता है। ठीक है। उसके बाद डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% फैट होती है और आपकी SNF 9% होती है। रिकम्बाइंड मिल्क की यदि हम बात करें तो रिकम्बाइंड मिल्क में आपका 3% फैट होती है और 8.5% जो है SNF होती है। रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क की यदि हम बात करें तो मिल्क पाउडर 1 भाग मिल्क पाउडर लेते हैं और 7 या 8 भाग पानी ले लेते हैं, उसको मिला देते हैं तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क बन करके तैयार हो जाता है। आपने जो डिब्बे में देखा होगा जो सूखा दूध आता है, ड्राई मिल्क, वही जो है रिकॉन्स्टिट्यूट मिल्क कहलाता है। बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो दूध के निर्माण में सहायक हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। लेट डाउन ऑफ मिल्क, यानी कि दूध को उतारने वाला हार्मोन जो होता है वह होता है ऑक्सीटोसिन। और आपका होल्डिंग अप ऑफ मिल्क जो होता है वह होता है एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा, यानी कि दूध को चढ़ा लेने वाला एंजाइम जो होता है वह होता है एड्रेनलिन हार्मोन। उसके बाद पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में यदि हम बात करें तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में मिल्क यानी कि टर्म दिया था आपका लुइस पास्चर ने, जो कि एक फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के? फ्रांस के निवासी थे। डेयरी उद्योग में इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर सॉक्सलेट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर सॉक्सलेट ने किया था। इसकी 2 विधियां होती हैं, LTLT मेथड और HTST मेथड। LTLT मेथड में होल्डिंग मेथड होता है और इसे HTST मेथड को हम कंटिन्यूअस मेथड के नाम से भी जानते हैं। LTLT मेथड का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और HTST मेथड का पूरा नाम होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम का मतलब होता है कि हम इसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट के लिए रख देते हैं। 30 मिनट के लिए रख देते हैं तो वहाँ पर हीटिंग, होल्डिंग और कूलिंग तीनों क्रियाएं लगातार कंटिन्यूअस हो जाती हैं। ठीक है, एक ही बार में हो जाती हैं। उसके बाद इसमें जो वेट्स होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, कॉइल टाइप्स, जैकेटेड वेट्स और आपके स्प्रे वेट्स। 99% तक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं LTLT मेथड के द्वारा। उसके बाद HTST मेथड की यदि हम बात करें तो यह जो है सर्वप्रथम UK में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में APV कंपनी के द्वारा सन 1922 में पहली बार विकसित किया गया था, जिसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए रख देते हैं। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया आपका HTST मेथड। उसके बाद कुछ बात आगे और कर लेते हैं। जैसे सामान्य दूध में A1 एंड A2 बीटा केसिन दोनों पाई जाती हैं, यानी कि A1 बीटा केसिन और A2 बीटा केसिन दोनों पाई जाती हैं। A1 मिल्क का मतलब क्या होता है? A1 मिल्क का मतलब होता है, A1 मिल्क में A1 बीटा केसिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, मानव उपभोग में हानिकारक होती है। कौन सी मानव उपभोग के लिए हानिकारक होती है? कौन सी? A1 मिल्क, A1 बीटा केसिन, और जो कि आपकी HF, आयरशायर, साउथ डाउन इनमें पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद A2 मिल्क जो होता है, A2 मिल्क में A2 बीटा केसिन पाई जाती है, जो कि मानव उपभोग के लिए लाभदायक होती है। यह जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपकी ब्रिटेन, अमेरिका, जर्सी, गर्नसी, इन सभी किस्मों में यह जो है पाई जाती है। ठीक है। इंडिया के बारे में थोड़ी सी हम बात करें तो इंडिया में बफेलो जो होती है, बफेलो के 100% मिल्क में A2 बीटा केसिन पाई जाती है और 92% जो है A2 बीटा केसिन काऊ के मिल्क में पाई जाती है। ठीक है। क्लीन मिल्क की यदि हम बात करें तो क्लीन मिल्क का मतलब होता है आंख से दिखाई देने वाली गंदगी को हम क्लीन मिल्क कह देते हैं, और सेफ मिल्क का मतलब होता है आंख से दिखाई देने वाली गंदगी और हार्मफुल बैक्टीरिया दोनों को जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उसे हम सेफ मिल्क कह देते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है कि दूध में आंख से दिखाई
दिखाई देने वाली गंदगी को छान कर अलग करने की क्रिया को हम फिल्ट्रेशन कह देते हैं। और क्लैरिफिकेशन ऑफ मिल्क का मतलब होता है आंख से दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली दोनों गंदगी को जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा छान कर अलग करते हैं तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क कह देते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में यदि हम बात करें तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क 1894 में जर्मनी में, 1894 में जर्मनी में, 1896 में इंग्लैंड में पहली बार स्टेरिलाइजेशन किया गया था। दुग्ध जो होता है आपका वह है दुग्ध में 108 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 25 से 30 मिनट के लिए हम रख देते हैं। सभी सूक्ष्म जीव एवं एंजाइम्स नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन में जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वह सभी आपके मर जाते हैं, लेकिन पास्चुराइजेशन में सभी बैक्टीरिया मरते नहीं हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। और स्टेरिलाइजेशन में हम हमेशा जो टेम्परेचर रखते हैं वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रखते हैं, और पास्चुराइजेशन में जो भी हम टेम्परेचर रखते हैं वह जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। उसके बाद आगे बात करते हैं आपके प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे दूध में मिलाने से सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं यदि हम प्रिजर्वेटिव्स को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं? यदि हम प्रिजर्वेटिव्स को मिला देते हैं यानी कि दुग्ध परिरक्षी को मिला देते हैं तो दूध में सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे हमारा दूध जो है काफ़ी लंबे समय तक रखा रह सकता है। जैसे कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन मिल्क, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि आपके मिल्क के लिए यूज़ होते हैं? जैसे आपका बोरिक एसिड होता है या बोरेक्स जिसे हम कह सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaCl, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बीटा नेप्थॉल और आपका क्लोराइड्स, ये जो है आपके सभी दुग्ध परिरक्षी पदार्थ होते हैं। अब कॉमन एडल्ट्रेंट्स के बारे में यदि हम बात कर लें, अपमिश्रक के बारे में, अपमिश्रक के बारे में तो शुद्ध दूध में से एक या एक से अधिक महत्वपूर्ण अवयवों को आंशिक रूप अथवा पूर्ण रूप से निकालना या कुछ बाहरी सस्ते पदार्थों को मिलाना एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो अब वह कौन से एडल्ट्रेंट्स होते हैं, वह कौन से बाहरी पदार्थ होते हैं जिनमें से हम किसी दूध के किसी एक अंग को बाहर निकाल लेते हैं, एक पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं और उस एडल्ट्रेंट्स को हम उसमें मिला देते हैं, जिससे जो है दूध की मात्रा पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जैसे हम वाटर को ऐड कर देते हैं, सेपरेटेड मिल्क मिला देते हैं, स्किम मिल्क मिला देते हैं, सुक्रोज, स्टार्च, इसके अलावा अरारोट, ठीक है, मैदा, मिल्क पाउडर, यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल, खीस, NaCl मीन्स नमक, सिंथेटिक मिल्क, ये सभी आपके एडल्ट्रेंट्स होते हैं। इनको आप याद रखना, इनमें से कोई आपसे पूछ लिया जाएगा एक, और प्रिजर्वेटिव में से भी कोई आपसे एक पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हंसा परीक्षण के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका हंसा परीक्षण होता है उसमें जो है आपका क्या होता है, हंसा परीक्षण में गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट ज्ञात करने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। यह विधि NDRI करनाल हरियाणा में डॉक्टर के आया के द्वारा विधि यह जो है पहली बार विकसित की गई थी। स्टेबलाइजर के बारे में यदि हम बात करें कौन से स्टेबलाइजर होते हैं तो वह जो है जिलेटिन, एगार एगार, पैक्टिन, गम और सोडियम और एल्जीनेट, ये जो है आपके स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, पर डे के हिसाब से एक व्यक्ति को लगभग, अब जो है पहले था 280 ग्राम, यहाँ पर ये डाटा जो है पुराना लिखा हुआ है, ये जो है 280 ग्राम पहले था, अब जो है दूध की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है लगभग रिक्वायरमेंट होती है 280 की, लेकिन अवेलेबिलिटी है 407 ग्राम की। कितने की? रिक्वायरमेंट तो है 280 की, लेकिन दूध जब प्रोडक्शन फर्स्ट है यानी कि अपने देश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, तो एक व्यक्ति इतना दूध अपने यहाँ हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 407 ml दूध प्रत्येक व्यक्ति पी सकता है, इतना हमारे देश में दूध अवेलेबल है। और गारंटी से जब कुछ भी ना मिले तो कम से कम 280 ml दूध तो आपको डेली का डेली पीना पड़ता है पर डे के हिसाब से। ठीक है, बैक्टोफ्यूगेशन का मतलब है, बैक्टोफ्यूगेशन क्या होता है कि बेल्जियम के वैज्ञानिक प्रोफेसर एस मोनार्ट एवं स्वीडन की अल्फा लेवल कंपनी ने इस नई विधि का आविष्कार किया था। एस मोनार्ट ने बैक्टीरिया को मारने के स्थान पर बाहर निकालने का विचार किया। क्या विचार किया? इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को हम दूध में मारें ना, बल्कि बैक्टीरिया को हम दूध से बाहर निकाल दें। ठीक है, तो उस मशीन का उन्होंने नाम दिया सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन में 99% बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिसको 20,000 राउंड पर मिनट यानी कि 20,000 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घुमाया जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर यह मशीन कार्य करती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। होमोजेनाइजेशन के बारे में यदि हम बात करें
तो इस विधि में वसा की कणिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। जो कि फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं उनका आकार 1 माइक्रोन से 8 माइक्रोन तक होता है, जो कि इमल्सन फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया। वैक्यूम पास्चराइजेशन के बारे में यदि हम बात करें तो यह विधि सर्वप्रथम 1932 में न्यूजीलैंड के मैसर्स मुरे डिओड्राइजर और आपके लिमिटेड कंपनी के द्वारा विकसित की गई थी। मशीन में वैक क्रिएटर का प्रयोग किया जाता है। पास्चराइजेशन की नवीन विधि है। क्रीम और मिल्क का पास्चराइजेशन कम दबाव पर स्टीम भाप द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो अब जो है आपका मिल्क का कुछ और चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे मिल्क है, तो मिल्क को हमने क्या किया, द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ब्लड, मिल्क किसे कहते हैं यदि हम बात करें तो द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ ब्लड इज नॉन एज ए मिल्क। अब देखिए मिल्क को हमने दो भागों में विभाजित किया, फैट में और एसएनएफ में। ठीक है, मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया, फैट और एसएनएफ में। यहाँ पर जो आपका फैट और एसएनएफ है, इसके अलावा यहाँ पर वाटर को भी हम ऐड कर लेते हैं। लेकिन फैट को हमने दो भागों में विभाजित किया, फैट को पुनः हमने दो भागों में विभाजित किया, ट्रू फैट और एसोसिएटेड फैट। ठीक है, अब ट्रू फैट को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब फैटी एसिड को हमने दो भागों में विभाजित किया, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो उसके बाद आपका एसोसिएट फैटी एसिड को हमने चार भागों में विभाजित किया, लेसिथिन, स्टेरॉल, विटामिन और आपका फॉस्फोलिपिड्स। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। एसएनएफ के बारे में यदि हम बात करें तो एसएनएफ जो है चार प्रकार की, जैसे लैक्टोज होता है। लैक्टोज के अलावा जो है आपका क्या होता है, लैक्टोज के अलावा जो है आपका 1 सेकेंड, लैक्टोज के अलावा नाइट्रोजन सबस्टांसेस, मिनरल्स, अदर्स। ठीक है, ये होते हैं। अब नाइट्रोजन सबस्टांसेस को हमने दो भागों में विभाजित किया, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। मिनरल को हमने तीन भागों में, जैसे फॉस्फेट, क्लोराइड्स और इसके अलावा मैग्नीज, आयरन और कॉपर। ठीक है, अदर्स में आपके पिगमेंट आ जाते हैं, डिजॉल्व गैसें आ जाती हैं, विटामिन और एंजाइम्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखिए जैसे यहाँ पर जो आपका फैटी एसिड था, फैटी एसिड को यदि हम फैट को तोड़ें तो वह दो भागों में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड के बारे में जान लेते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें वह कौन कौन से होते हैं, ब्यूटारिक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और आपके एराकिडिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें आपका फॉलिक एसिड आता है, लिनोलिक एसिड आता है, लिनोलिनिक एसिड आता है, डिकोनिक एसिड आता है, डोडीफोनिक एसिड एंड टेट्राडोनिक एसिड। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है आपका दूध की एक बूंद को माइक्रोस्कोप से देखने पर उसके चारों ओर वसा की जो गोलकाएं दिखाई देती हैं उसी को हम मिल्क फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम मिल्क फैट कह देते हैं। उसके बाद देखिए अगला है आपका, कुछ और बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे आपका जल में अविलेय तथा ईथर, पेट्रोलियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इत्यादि में घुलनशील होते हैं। दुग्ध वसा रंगहीन गंधहीन होती है, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जल से कम होती है। ठीक है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.930 फैट की, किसकी, फैट की, तो फैट जो होता है उसकी 0.93 से 0.94 तक होती है। ठीक है, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट फैट का 24 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो साबुनीकरण मान होता है किसका, फैट का, 720 से 740 तक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क के बारे में यदि हम बात करें तो उसमें हाइड्रोलिसिस, सैपोनिफिकेशन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है दुग्ध वसा के जल अपघटन से वसीयम तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। इनका जल अपघटन खनिज लवण क्षार लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। सैपोनिफिकेशन दुग्ध वसाओं को क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने पर वसी अम्ल के लवण तथा ग्लिसरॉल टूट जाते हैं, वे लवण साबुन कहलाते हैं। ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। ठीक है, रेंसिडिटी के बारे में यदि हम बात करें तो दुग्ध वसा को कुछ समय के लिए अंधेरे तथा वायु तथा नमी के संपर्क में
नमी के संपर्क में रखने से उसमें कुछ दुर्गंध आने लगती है, इसे रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी में हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव, जो जल अपघटन से उत्पन्न होती है और ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है, एल्डिहाइडिक और आपकी कीटोनिक, दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका प्रोटीन। अगला क्या है? अगला है आपका मिल्क। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो मिल्क प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। शब्द वर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध बनता है और आपका CHON से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड। मेजर प्रोटीन इन मिल्क में केसिन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन ये आपकी माइनर प्रोटीन होती हैं। दूध से यदि हम प्रोटीन को ज्ञात करें तो नाइट्रोजन इंटू 6.38 का यदि हम गुणा करते हैं तो जो है दूध से हम प्रोटीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा केसिन, फास्फोरस, केसिन जो होती है, केसिन प्रोटीन में फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए इसे फास्फोप्रोटीन भी कहते हैं। इसको अलग करने के लिए 80% इन मिल्क, इसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है जिसमें वसा की अधिकांश मात्रा अलग हो जाती है। केसिन प्रोटीन लगभग 80% पाई जाती है किसमें? दुग्ध में। ठीक है, एल्ब्यूमिन के बारे में यदि हम बात करें तो यह जो है 0.5 से 0.7% तक पाई जाती है। एल्ब्यूमिन जो होती है इसे हम लैक्टो एल्ब्यूमिन भी कह देते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन और जो है आपकी बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो और इसके अलावा ब्लड सीरम एल्ब्यूमिन। ठीक है, ब्लड सीरम एल्ब्यूमिन। उसके अलावा तो टोटल एल्ब्यूमिन का 15 से 20%, बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन का 50 से 60% और ब्लड सीरम एल्ब्यूमिन का 5 से 7% होता है। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को यदि हम निकालें तो नाइट्रोजन इंटू 6.25 को, टोटल प्रोटीन को यदि हम निकालना चाहें तो 6.25 का गुणा हम कर देते हैं किसमें? नाइट्रोजन में। और कुल हमें केसीन सिर्फ और सिर्फ निकालनी हो तो नाइट्रोजन में हम गुणा करते हैं 6.38 का। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद अगला है आपका ग्लोब्यूलिन। प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें तो इसे लैक्टोग्लोब्यूलिन भी कहा जाता है। दूध में इसकी मात्रा 0.1% तक पाई जाती है। लैक्टोग्लोब्यूलिन एंड ब्लड ग्लोब्यूलिन में काफ़ी समानता होती है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें तो शरीर का लगभग 17 से 20% भाग प्रोटीन का बना होता है। नए ऊतक व टूटे फूटे ऊतक के निर्माण में सहायक होते हैं। ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रोटीन कार्य करती है। जिलेटिन प्रोटीन कैप्सूल बनाने में प्रयोग किया जाता है। बाल, नाखून, त्वचा के निर्माण में सहायक होती है प्रोटीन। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करती है प्रोटीन। और प्रोटीन युक्त भोजन पशुओं को दूध बढ़ाने में काफ़ी लाभदायक होता है। पशु शरीर में प्रोटीन की प्राप्ति कच्ची प्रोटीन के रूप में होती है। ट्रू और नॉन प्रोटीनस, जैसे जो आपके नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन सबस्टांस होते हैं उनमें आपका एमिनो एसिड, यूरिया और अमोनिया, इसका उपयोग जुगाली करने वाले पशु ही कर पाते हैं, जिनमें आपका रोमैंथकारी, जिसे हम रोमैंथकारी पशु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है जो आपका वह है न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी। न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी, तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे फॉलोइंग आर द न्यूट्रिएंट फाउंड इन फीड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। तो यहाँ से देख लीजिए जैसे फीड होता है, फीड को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ड्राई मैटर और वाटर में। तो जो ड्राई मैटर होता है उसे हमने पुनः दो भागों में, कई 3 भागों में विभाजित किया, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक और विटामिन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, नाइट्रोजनस मैटर और नॉन नाइट्रोजनस मैटर। अब जो नाइट्रोजनस मैटर होता है उसे हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। ठीक है, अब प्रोटीन, ट्रू प्रोटीन को हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया, एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि 10 होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि आपके 14 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी नॉन प्रोटीनस मैटर था उसको हमने दो भागों में विभाजित किया, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, इसमें जो है आपका क्या होता है, इसमें जो है आपका इनसॉल्युबल इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर में ये जो है घुलते नहीं, जैसे सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होते हैं। इसके अलावा शुगर सॉल्युबल इन वाटर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, इसमें आपका स्टार्च, पिगमेंट, स्टार्च, पेक्टिन, ऑर्गेनिक एसिड और रेजिन ये आते हैं। ठीक है, फैट के बारे में यदि हम बात करें तो फैट जो कि आपका ईथर एक्सट्रैक्ट जिसे हम कह सकते हैं, तो फैट में आपका फैट, ऑयल, वैक्स और ऑर्गेनिक एसिड, पिगमेंट, स्टेरॉल्स और फैट सॉल्युबल विटामिन ये सभी आते हैं।
नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर के बारे में यदि हम बात करें तो एमाइंस, एमाइड्स और नाइट्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस और आपके ग्लूकोसाइड्स, एल्कोलाइड्स और एल्यूमिनियम साल्ट, एल्मोनियम, यूरिया, क्रिएटिनिन। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इसके फीड के हैं। अब जैसे आपका मैक्रो एलिमेंट किस में पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में। तो इनऑर्गेनिक मैटर में मैक्रो यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आपका क्लोरीन और Fe। ठीक है, इसके अलावा आपका जो मिनरल्स होते हैं उसमें आपके एसिडिक, बेसिक और अदर्स पाए जाते हैं। मैक्रो में आपका कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन और सल्फर होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन दो प्रकार की होती है, वाटर सॉल्युबल और आपकी फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी और सी और फैट सॉल्युबल में ADE, K। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है किसका, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ फार्म एनिमल। जो भी आपके फार्म एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका केमिकल कंपोजिशन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो जो आपका केमिकल कंपोजिशन होता है वह किस प्रकार से होता है। देखिए, जैसे एनिमल्स ये लिखे हुए हैं, जैसे पिग है, सीप है, फाउल है, मेयर है और आपका काऊ है। तो देखिए काऊ की बॉडी में वाटर 58% होता है, सॉरी पिग की बॉडी में वाटर 58% होता है, प्रोटीन 15% होती है, फैट 24% होता है और आपके मिनरल्स 2.8% होते हैं। सीप के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपकी सीप होती है उसमें वाटर 60%, प्रोटीन 16%, फैट 20% और मिनरल्स 3.4% होते हैं। फाउल में आपका जो है वाटर 56%, प्रोटीन 21% और आपकी फैट 16% और मिनरल्स 3.2% होते हैं। मेयर मतलब घोड़ी में 60% वाटर होता है, 17% प्रोटीन होती है, 17% फैट होता है, 4.5% आपका मिनरल्स होता है। काऊ की बॉडी में 56% वाटर होता है, 18% प्रोटीन होती है, 21% फैट होता है और 5% आपका मिनरल्स पाए जाते हैं। सोर्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शंस इन एनिमल बॉडी, इनके बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपका फीड और मॉइस्चर, तो ग्रीन ग्रासेस जितनी होती हैं उनमें आपका 75% मॉइस्चर पाई जाती है, साइलेज में 70% मॉइस्चर पाई जाती है, बरसीम और लूसर में 85% मॉइस्चर पाई जाती है, काउपी यानी कि लोबिया में 80% पाई जाती है, हे में 15 से 18% नमी पाई जाती है, भूसा या स्ट्रॉ इसमें 10% नमी पाई जाती है और ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें भी 10% नमी पाई जाती है। वाटर मेक्स अबाउट 60% ऑफ एनिमल, 70% ऑफ प्लांट बॉडी एंड 87% ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क में कुल 87% वाटर पाया जाता है, 70% प्लांट बॉडी में वाटर पाया जाता है और एनिमल बॉडी में लगभग 60%, एक मोटा कह सकते हैं 60% तक एनिमल बॉडी में वाटर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद पशु बिना खाए कुछ समय दिनों तक जीवित रह सकता है परंतु बिना पानी पिए नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे ही शरीर में 15 से 20% पानी कम होता है पशु मर जाता है। क्या हो जाता है, पशु हमारा मर जाता है। एज ए सॉल्वेंट का कार्य करता है। जो आपका पानी होता है, वाटर होता है, वह किसका कार्य करता है, एज ए सॉल्वेंट का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे आपके जो भी चारे होते हैं उनमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे आपकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन सोर्स ऑफ एनिमल बॉडी, तो फीड कंटेंस क्रूड प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, जैसे ट्रू प्रोटीन और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर। इसमें फीड होता है और क्रूड प्रोटीन % होती है। तो जो आपका फीड होता है, फीड में जैसे स्ट्रैंड भूसा में 1% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है, नॉन लेग्यूम से हे में 6 से 7% और ग्रेन्स में 9 से 12, लेग्यूम में 13 से 15, बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रेन्स में 16 से 30 ग्राम एंड पी ग्रेन्स में 20 से 25, केक में 30 से 45 और एनिमल बाई प्रोडक्ट में 40 से 80% तक क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन एनिमल बॉडी में प्रोटीन पशु शरीर का लगभग 17 से 20% भाग बनाती है और मिल्क का लगभग 3.7% भाग बनाती है। नए ऊतक का निर्माण करना होता है और प्रोटीन राशन पशु के दूध को बढ़ाता है। प्रोटीन जो होती है वह है प्रोटीन राशन, यदि हम पशु को देते हैं तो वह जो है क्या करता है, वह पशु के दूध को बढ़ा देता है। बात कर लेते हैं फैट के बारे में। प्रोटीन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं हम लोग फैट के बारे में। तो जो आपका फैट होता है, सोर्स ऑफ फैट इन एनिमल बॉडी, कहाँ से हमें
प्राप्त हो जाता है, तो ग्राउंड नट, मस्टर्ड और आपका कॉटन सीड, यहाँ से हमें 17 से 35% तक लगभग फैट प्राप्त हो जाता है। ऑयल केक से 5 से 7% तक, सीरियल से 10 से 12% और आपका ड्राई और ग्रीन ग्रास से 1 से 10% तक जो है हमें फैट प्राप्त हो जाता है। फंक्शंस ऑफ फैट इन एनिमल बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 2.25 गुना अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फैट इन एनिमल बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग 2.25 गुना अधिक ऊर्जा देता है कौन? फैट। आवश्यक वसी अम्ल में लिनोलिक एसिड, एराकिडिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड होता है। ठीक है, और इसके अलावा मेक अप अप्रॉक्स 20% ऑफ द एनिमल बॉडी, लगभग यह है एनिमल बॉडी का 20% भाग फैट के द्वारा ही निर्माण होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन में ए, डी, ई के ये सभी विटामिन आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। उसके बाद है आपका कार्बोहाइड्रेट। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे आपका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू एनिमल बॉडी में कैसे 2 पार्ट्स होता है, क्रूड फाइबर और सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो है आपका क्रूड फाइबर जो होता है उसमें आउटर पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट एंड जो आपका हार्डी एंड वुडी नेचर इज मेड ऑफ क्रूड फाइबर, इट इज़ नॉट इजिली डाइजेस्ट। जो आपका बाहरी पोर्शन होता है प्लांट का बना हुआ, जो आपका बाहरी पोर्शन होता है जिसे हम कह सकते हैं क्या, जिसे हम भूसा कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, जो किसका बना हुआ होता है, क्रूड फाइबर का बना हुआ होता है, जिसे इजिली डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इट कंटेंट्स सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन और इसके अलावा रूमिनेंट बाई वर्च्यू ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द रूमेन hydrolyze cellulose and convert into simple sugars and fatty acid. Few cereals, bran and husk content more crude fiber than cake। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं वही इसको पचा सकते हैं, बाकी इसको कोई और पचा नहीं सकता है, बिकॉज जो आपका सेलुलोज का पाचन करने वाले होते हैं वह रुमेनधारी एनिमल ही होते हैं, वही सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। तो जो आपका एक्स्ट्रा एंड भूसा होता है उसमें 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट होता है, और सीरियल्स बाई प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें 35 से 45% होता है, और ड्राई ग्रास एंड फॉडर में 20 से 30% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद अगला है आपका सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें जो है आपका नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, जैसे इट इंक्लूड्स स्टार्च एंड शुगर, दीज आर हेल्पफुल इन मेकिंग अप ऑफ मिल्क, शुगर, लैक्टोज फाउंड इन सीरियल्स इनर पार्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। इस प्रकार से जो है अब सीरियल्स में जो आपके सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह लगभग 60 से 70% पाया जाता है। सीरियल्स बाई प्रोडक्ट में 40 से 60% तक पाया जाता है। लेग्यूम सीड, ऑयल सीड, केक एंड आपका जो ड्राई ग्रासेस होते हैं उसमें 20 से 50% तक पाया जाता है। ग्रीन फॉडर एंड साइलेज है 5 से 20% नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेते हैं। तो जो आपका मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें आफ्टर बर्निंग यानी कि जलाने के बाद ऑफ ड्राई मैटर द रिमेनिंग पोर्शन इज कॉल्ड मिनरल मैटर। शुष्क पदार्थ को जब हम जला देते हैं तो उसके बाद जो हमें प्रोटीन से उसके बाद हमें जो प्रोटीन सा जो हमें प्राप्त होता है उसे हम मिनरल मैटर कह देते हैं, या उसे हम भस्म या धूल भी कह देते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम इंग्लिश में एस के नाम से जानते हैं। ग्रीन फॉडर में लगभग ऑर्गेनिक मैटर 1.2 से 2.5% पाया जाता है। यह जो है एनिमल बॉडी को लगभग 3 से 4% तक बनाता है। ठीक है, इसके बाद सीरियल्स में 1.5 से 4.5% तक, केक्स में लगभग 5 से 6.5% तक, ड्राई फॉडर्स यानी कि भूसा में 6 से 6.5% तक, और आपका सीरियल्स बाई प्रोडक्ट में 4.5 से 5.5 और मीट मील में 15% तक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमेट एनालाइज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका प्रॉक्सिमेट एनालाइज होता है, जैसे
में पोषक तत्व होते हैं और विश्लेषण, ठीक है, इसका करते हैं। तो जैसे भोजन में पोषक तत्वों का विश्लेषण किया था हेमबर्ग एवं स्टोहमैन नामक वैज्ञानिक ने। विंडे प्रयोगशाला जो कि जर्मनी की एक प्रयोगशाला थी, वहाँ पर भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं, वह सबसे पहले विश्लेषण किया था हेमबर्ग एवं स्टोहमैन नामक वैज्ञानिक ने। भोज्य पदार्थ में मुख्यतः निम्नलिखित 6 पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो मॉइस्चर, दूसरा क्रूड प्रोटीन, तीसरा एक्सट्रैक्ट, ईथर एक्सट्रैक्ट यानी कि वसा, और अगला आपका क्रूड फाइबर, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट और आपका एस, ठीक है, ये आपके ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद भोजन में मात्रा इक्विपमेंट हॉट एयर ओवन के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, मॉइस्चर की मात्रा को ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? हॉट एयर ओवन के द्वारा। क्लासिफिकेशन ऑफ फीडिंग स्टप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फीडिंग स्टप्स के बारे में यदि हम बात करें तो फीड जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका रफेज चारा हो सकता है, दूसरा कंसनट्रेट मतलब दाना हो सकता है, ठीक है। तो चारे में रफेज होता है, उसमें जो है क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक होनी चाहिए और TDN की मात्रा 60% से कम होनी चाहिए, ठीक है। कंसनट्रेट में क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम और TDN की मात्रा 60% से अधिक होती है। रफेज को हमने पुनः 2 भागों में विभाजित किया, लेग्यूमिनस फॉडर और आपके नॉन लेग्यूमिनस फॉडर। लेग्यूमिनस फॉडर में DCP की मात्रा 2 से 3% और TDN 11% पाया जाता है। नॉन लेग्यूमिनस फॉडर में DCP की मात्रा 0.5 से 2% तक और TDN की मात्रा 11 से 17% तक होती है। इसी प्रकार लेग्यूमिनस फॉडर के बारे में थोड़ी सी हम और बात करें तो ड्राई फॉडर और आपका ग्रीन फॉडर, जैसे आपका पी स्ट्रा हो गया, अरहर स्ट्रा और हे, ठीक है, और इसमें आपका ग्रीन फॉडर में बरसीम, काउपी और आपका लूसर्न, ये सभी आपके ग्रीन फॉडर होते हैं। इसके अलावा नॉन लेग्यूमिनस फॉडर के बारे में यदि हम बात करें तो ड्राई और ग्रीन, इसे पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसे व्हीट स्ट्रा हो सकता है, पैडी स्ट्रा और ओट ही, ठीक है। और इसके अलावा सॉर्गम, मेज, नेपियर और आपका पैराग्रास, ये सभी आपके नॉन लेग्यूमिनस फॉडर होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कंसनट्रेट के बारे में। तो कंसनट्रेट जो होता है वह आपका फीड रिच इन प्रोटीन एंड फीड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो उसके बारे में, जैसे ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है वह आपके फीड रिच इन प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे आपका ऑयल सीड एंड केक होता है, तो ऑयल सीड एंड केक जैसे आपका मस्टर्ड केक, लिनसीड केक, ग्राउंडनट केक और आपका कॉटन सीड केक होता है। इंडस्ट्रियल एनिमल बाई प्रोडक्ट में आपका फिश मील, मीट मील, ब्लड मील और बोन मील होता है। इन सभी में प्रोटीन का आधिक्य होता है, यानी कि अधिकता पाई जाती है। और इसके अलावा फीड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है, इसे हमने 2 भागों में पुनः विभाजित किया। तो वह है आपका ग्रेन में आपका मेज होता है, ओट होता है और बार्ले होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्रेन बाई प्रोडक्ट में आपका राइस ब्रान, व्हीट ब्रान और आपका ग्राम एंड पल्स की चूनी हो सकती है और राइस पॉलिश हो सकता है, ठीक है। ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले जो है भोजन होते हैं। फीडिंग रिक्वायरमेंट की यदि हम बात करें, यहाँ से आपका डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। तो देखिए फीडिंग रिक्वायरमेंट में जो है आपका, फीडिंग रिक्वायरमेंट में ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट देसी गाय को 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं और संकर गाय या भैंस को 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, ठीक है। गाय को 1 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए 0.3 किलोग्राम TDN की आवश्यकता होती है। उसके अलावा 1 ml दूध बनाने के लिए, किसके लिए? 1 ml दूध बनाने के लिए गाय को 1 किलोग्राम दूध उत्पन्न करने के लिए 0.32 किलोग्राम TDN की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका मेंटेनेंस राशन। मेंटेनेंस राशन के बारे में यदि हम बात करें तो गाय को रफेज 4 किलोग्राम और भैंस या संकर गाय को 4 से 6 किलोग्राम देना चाहिए और कंसनट्रेट 1 किलोग्राम यानी कि दाना, और भैंस को या संकर गाय को 2 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। मेंटेनेंस राशन, अब मेंटेनेंस राशन के बारे में यदि आपको जानना है तो वो पुरानी वीडियोस आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, तब आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस राशन क्या होता है। वहाँ पर हमने मेंटेनेंस राशन, प्रोडक्शन राशन, प्रेगनेंसी राशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको सही से जानकारी दी हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन राशन कंसनट्रेट 400 ग्राम पर केजी ऑफ मिल्क, 400 ग्राम पर केजी ऑफ मिल्क 500 केजी पर केजी ऑफ मिल्क के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्रेगनेंसी राशन की यदि हम बात करें तो कंसनट्रेट दिया जाता है कितना, 1.25 किलोग्राम कंसनट्रेट दिया जाता
है। और आपका जो भैंस को दिया जाता है वह कितना दिया जाता है, वह दिया जाता है आपको 1.75 किलोग्राम कंसनट्रेट दिया जाता है भैंस को। और आपका गाय को दिया जाता है 1.25 किलोग्राम प्रेगनेंसी राशन, ठीक है। इसी प्रकार कंसनट्रेट जो है वह आपका गाय को 400 किलोग्राम दिया जाता है पर केजी ऑफ मिल्क, और आपका भैंस को या संकर गाय को 500 किलोग्राम के पर केजी ऑफ मिल्क दिया जाता है। बकरी की यदि हम बात करें तो बकरी में 1 किलोग्राम मिल्क पर 300 ग्राम कंसनट्रेट दिया जाता है, और कुल राशन का 3.5 से 5 किलोग्राम तक राशन एक दिन का बकरी को दिया जाता है। भेड़ के बारे में यदि हम बात करें तो वूल प्रोडक्शन जो होता है वह 40 ग्राम डीसीपी पर डे एक्स्ट्रा खाती है वूल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वूल प्रोडक्शन के लिए 40 ग्राम डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन पर डे एक्स्ट्रा लेती है। फ्लशिंग किसे कहते हैं पूछा जाता है तो भेड़ को प्रजनन काल से पूर्व उसकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विशेष राशन दिया जाता है, उसे फ्लशिंग राशन कहते हैं, और देने की क्रिया को फ्लशिंग कहते हैं। फ्लशिंग में हम क्या करते हैं 200 ग्राम कंसनट्रेट देते हैं प्लस ग्रीन फॉडर भी देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ऊन हमें प्राप्त होती है, तो ऊन जो प्राप्त होती है उसके लिए हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा सुअर के बारे में यानी कि पिग के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका पिग होता है उनके जो पिग होते हैं उनमें पिगलेट एनीमिया हो जाता है। उसके बच्चे जो होते हैं नवजात शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनमें पिगलेट एनीमिया रोग हो जाता है जो होता है खून की कमी से। किसकी कमी से? खून की कमी से होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं मादा जो होती है उसके थनों पर फेरस सल्फेट का लेप कर देते हैं तो पूर्ति हो जाती है। उसके बाद क्रीप राशन या प्री स्टार्टर राशन किसे कहा जाता है? तो जब पिग का बच्चा 2 किलोग्राम से कम का होता है तो उसे हम क्रीप राशन या प्री स्टार्टर राशन देते हैं। स्टार्टर राशन का मतलब होता है 20 किलोग्राम तक के सुअर को दिया जाता है। स्टार्टर राशन 20 किलोग्राम तक के सुअर को दिया जाता है। इसके अलावा ग्रोइंग राशन 20 से 35 किलोग्राम तक के पिग को दिया जाता है, और फिनिशर राशन 35 से 70 किलोग्राम तक के पिग को दिया जाता है। सुअर में लगभग 18% प्रोटीन होती है। उसके अलावा काफ स्टार्टर राशन के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपका काफ स्टार्टर राशन होता है उसमें आपका डीसीपी 18.5 से 19.5% होती है। टीडीएन की मात्रा कितनी होती है? 75%। वीनिंग किसे कहते हैं? तो बछड़े को माँ का दूध छुड़वाने की क्रिया को वीनिंग कहते हैं। पोल्ट्री में 2 प्रकार की होती है, एक तो लेयर बर्ड होती है और आपकी ब्रॉयलर होती है। तो लेयर बर्ड में जो आपका 18% और 16% जो होता है, ठीक है। उसके अलावा साइलेज के बारे में यदि हम बात करें तो साइलेज किसे कहा जाता है? तो साइलेज जो आपका होता है, साइलेज वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व उपलब्ध हों, इनमें किसी प्रकार की सड़न या बुरी गंध ना उत्पन्न हुई हो एवं चारे में रसीलापन भी हो, उसे हम साइलेज कहते हैं। एनसाइलिंग यानी कि साइलेज बनाने की क्रिया को हम एनसाइलिंग कह देते हैं। 1869 में मक्के की करबी को सर्वप्रथम गड्ढे में रखकर सुरक्षित किया गया था। 1877 में प्रथम पुस्तक गोफार्ट ने लिखी थी फ्रांस में। 1875 में साइलेज का गड्ढा अमेरिका के माइल्स के द्वारा बनाया गया। साइलो जिन गड्ढों में हरा चारा दबाया जाता है उन्हें हम साइलो कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम साइलो कहते हैं, साइलो कह देते हैं। साइलो जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, पिट होता है, टूअर होता है और ट्रेंच होता है, यानी कि गड्ढा, बुर्ज या खाई, जिसका आकार ये आपको मेंशन किया हुआ है। ये नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर लेना, ठीक है। सर्वोत्तम फसल जो होती है वह आपकी मक्का, ज्वार, जिनमें अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि साइलेज बनाने की सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मक्का और ज्वार होती है, जिनमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उन्हीं का हम साइलेज बनाते हैं। ड्राई मैटर 30 से 40% होना चाहिए, ठीक है। साइलेज में फसलों को ब्लूमिंग स्टेज पर काट कर सुरक्षित करना चाहिए। नमी जिसमें 70% तक होनी चाहिए, इसे पशुओं का अचार भी कहा जाता है। हे के बारे में यदि हम बात करें तो हे जो होता है वह रंग हरा होना चाहिए, पत्तियां कोमल होनी चाहिए, जल की मात्रा 18% से कम तथा पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। सर्वोत्तम हे के बारे में यदि हम बात करें तो जई की बनती है। हे लेग्यूम है, मिक्स्ड है और नॉन लेग्यूम है। तो जो आपकी लेग्यूम है होती है वह आपकी काउ पी, बरसीम, लूसर्न पी, और मिक्स्ड है में पी, ओट एंड लूसर्न, और आपकी नॉन लेग्यूम है में ज्वार, बाजरा, मेज और बारले और ओट, ये आपकी सभी है होती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है क्या? ये आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा एनिमल न्यूट्रिशन
एंड डेयरी केमिस्ट्री। ठीक है, पूरा आपका 48 मिनट हुआ है, लगभग 50 मिनट। ठीक है, तो इतने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, 50 मिनट में ही आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। इतना वीडियो आप देख करके चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आपसे आई होप कि आपका पेपर कल अच्छा जाए। ठीक है, तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।